अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अमेरिका ने चाइना के खिलाफ जो कोल्ड वॉर शुरू कर रखी है, यानी ये जो चाइना अमेरिका को रिप्लेस करके अगला सुपर पावर बनने जा रहा है, इसको स्टॉप करने के लिए जो कोल्ड वॉर शुरू हुई है वो अब इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल हो गई है और इसका असर, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। कहीं पे सरकारें टॉपल हो रही हैं, कहीं पे डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे टेंशन्स नज़र आ रहे हैं, कहीं पे जंगों का माहौल बना हुआ है तो कहीं पे जंगें चल रही हैं प्रॉपरली। अब ऐसे में वो जो एक दो रोज़ पहले मैंने ब्रॉडर व्यू में बात की थी कि अमेरिका की इस जंग में एग्रेसिव इन्वॉल्वमेंट के बाद चाइना भी अब फाइट बैक कर रहा है और वहाँ से भी हमें एक काउंटर अटैक नज़र आ रहा है डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे और मुख्तलिफ फ्रंट्स पे। वो अब सोलोमन आइलैंड्स के साथ सिक्योरिटी पैक्ट करके, ये जो छोटा सा सोलोमन आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया के पास, इसके साथ सिक्योरिटी पैक्ट करके पैसिफिक ओशियन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने जा रहे हैं चाइनीज़। इससे ऑस्ट्रेलिया समेत पैसिफिक रीजन में जो अमेरिका के कई इत्तेहादी हैं वो परेशान हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप के अंदर भी बड़ा सीन हो रहा है। वहाँ पे भी जो अमेरिकन इत्तेहादी हैं उनके साथ काफ़ी उनकी जो मुश्किलातें हैं वो बढ़ने लगी हैं। आपको बताया था मैंने कि यूरोप के बहुत सारे मुल्क असल में पूरी तरह से रूस की गैस पे डिपेंडेंट है। रूस का फ्यूल, रूस की गैस उनको सस्ती पड़ती है और उनकी जो इकोनॉमी है यूरोपियंस की, उसका बड़ा हिस्सा रूसी गैस पे चलता है। अब अमेरिका लाख कोशिशें कर ले, यूरोप के अंदर उसके जो एलाइज हैं वो कभी भी खुल के एक हद से ज़्यादा रशिया के खिलाफ जा नहीं सकते। उनका अपना नुकसान होगा इसमें, क्योंकि अगर रशिया ने गैस बंद कर दी तो इनकी इकोनॉमीज ठप हो जाएंगी, इनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। और इतना जल्दी अल्टरनेट गैस अरेंज करना इतनी बड़ी क्वांटिटी में मुमकिन नहीं है। देखिए, पाइपलाइंस बिछानी होती हैं, मुआहदात करने होते हैं, ये एक लंबा प्रोसेस है। अब पहले तो रूस पे दबाव था ना इस जंग का कि भाई दुनिया भर की पाबंदियां उसके ऊपर लग रही हैं, उसकी करेंसी गिराने के लिए अटैम्प्ट्स हो रहे हैं। अमेरिका जो था इस जंग को ड्रैग कर रहा है, इसको वॉलंटियर्स इसके अंदर भेज रहा है, हथियार दे रहा है। हालांकि अमली तौर पर अगर देखें इस सब के बावजूद तो रशिया की पेशकदमी जारी है और वो जो मैंने शुरू में कहा था कि आउटकम डिसाइडेड है, वो तो डिसाइडेड है। 40% जो यूक्रेन का इस वक्त हिस्सा है वो डायरेक्टली यूँ समझे कि रूस उसके ऊपर हुकूमत कर रहा है 40% के ऊपर। बाकी वो अपनी स्पीड से आगे जाता जा रहा है। यहाँ से रशिया हार नहीं सकता, सिर्फ उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि वो किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब रूस जो है वो अमेरिका के इस सारे दबाव के बाद वो अब खुल के सामने आया है और उसने पहले इन तमाम मुल्कों को जो कि अमेरिका का साथ दे रहे थे यूक्रेन वाले इस फड्डे में, पहले उसने अनफ्रेंडली मुल्क करार दिया उनको। और फिर रूसी करेंसी गिराने की अटैम्प्ट्स जब होने लगी तो रूस ने ऐलान कर दिया कि हम तमाम अनफ्रेंडली यानी प्रो अमेरिका मुल्कों को गैस तभी देंगे जब वो हमें पेमेंट रशियन करेंसी में करेंगे। हमें डॉलर नहीं चाहिए, हमें यूरो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी करेंसी चाहिए। इसमें अनफ्रेंडली मुल्क पैसा देंगे तो गैस देंगे, वरना गैस बंद कर देंगे। अच्छा, इससे हुआ ये कि यूरो पे दबाव आ गया, यूरोप की जो करेंसी है यूरो, उसके ऊपर दबाव आ गया और रशियन करेंसी मजबूत हुई है। अब रूस ने पहला फाइनेंशियल वॉर करते हुए पोलैंड, अमेरिका का इत्तेहादी जो कि यूक्रेन का भी पड़ोसी है और रशिया का भी यूँ समझिए कि पड़ोसी ही है, पोलैंड की गैस रशिया ने बंद कर दी है, अमेरिकन इत्तेहादी पोलैंड। और ये पूरे यूरोप में एक शॉक वेव गई है। पूरा यूरोप के अंदर रशिया ने मैसेज भेज दिया है कि जो जो मुल्क इनके साथ हैं अमेरिकन के साथ, उनकी गैस हम बंद कर देंगे। देखिए, अगर आपको ये नज़र आ रहा है ना कि यार देखो नेपाल में कैसे रिजीम चेंज की अटैम्प्ट हुई है, पाकिस्तान में हुई है, श्रीलंका में हुई है और बाकी जगहों पे हो रही है, आपको अगर ये नज़र आ रहा है कि चाइना के इत्तेहादी परेशान हैं और अमेरिका इनको तंग कर रहा है, तो ज़रा आप उधर देखें यूरोप में, वहाँ आपको ज़्यादा परेशानी नज़र आती है अमेरिकन इत्तेहादियों के अंदर। मतलब यहाँ पर भी अगर आप देखें, अगर चले रिजीम चेंज जैसे इमरान खान कह रहा है कि भाई अमेरिका ने की है, तो रिजीम चेंज के बाद क्या पाकिस्तान एंटी चाइना बन गया है? नहीं बना ना। क्या नेपाल एंटी चाइना बन गया है? नहीं बना ना। तो यहाँ के जो क्राइसिस हैं वो उन क्राइसिस के सामने बहुत कम है जो कि यूरोप के अंदर अमेरिकी इत्तेहादियों के साथ पैदा हो गए हैं। तेल की कीमतें वहाँ पर बढ़ गई हैं,
महंगाई उरूज पे पहुंच चुकी है। खुद अमेरिका समेत पूरे यूरोप के अंदर जो उसके इत्तेहादी हैं वहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है। तो यहाँ आपको जो वियर एंड टीयर सियासी अफरा तफरी नज़र आ रही है, ये इससे कहीं बढ़ के जो है ना यूरोप के अंदर क्राइसिस पैदा हो चुके हैं। तैयब एर्दोगान साहब, तुर्की के सदर, ये पहुंच गए हैं कहाँ पे? सऊदी अरब पहुंच गए। और काफ़ी अरसे के बाद, यानी बीच में दोनों के ताल्लुकात बहुत ख़राब थे, सऊदी के और तुर्की के, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद सऊदी और तुर्की के रिलेशंस दोबारा बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि यूक्रेन जंग की वजह से सऊदी और अमेरिका के ताल्लुकात में कुछ डिक्लाइन नज़र आया। क्राउन प्रिंस जो है सऊदी के, मोहम्मद बिन सलमान, इनके ऊपर जब दबाव डाला गया अमेरिका की जानिब से, तो उन्होंने अमेरिकन दबाव को उठा के वो दे मारा दीवार पे। और इस हद तक बात पहुंची कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन का कॉल सुनने से भी इनकार कर दिया था कि मुझे इस शख्स से बात ही नहीं करनी। ये कौन होता है मुझे डिक्टेट करने वाला? हमारी मर्जी ऑयल प्राइसेस बढ़ाएं कम करें, हमारी मर्जी है, ये क्यों बता रहे हैं हमें? तो सऊदी वाज़ेह मैसेज के साथ उभरा है इस बीच में कि वी आर द बॉस इन द मिडल ईस्ट। उन्होंने अमेरिका को सीधा सीधा बताया है कि हमारी पॉलिसीज़ चलेंगी यहाँ पे। अच्छा, तुर्की भी अमेरिका और रूस के फड्डे में बीच की लाइन ले रहा है सऊदी की तरह। यानी ऐसा नहीं कि सऊदी कोई एंटी अमेरिका हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब भी उनके अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन वो इस बात पे नाला थे कि यार आप हमें क्यों इस तरह से बता रहे हैं कि रूस के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, वो तो हम डिसाइड करेंगे ना। तो उन्होंने डिक्टेशन लेने से इनकार किया है सऊदी ने इस बीच में। अभी भी उनके अमेरिका के साथ मुनासिब रिलेशन हैं, ख़राब नहीं है, लेकिन कम से कम यह है कि वो रूस के ख़िलाफ़ नहीं जा रहे। रूस के साथ उनके रिलेशन इस बीच में मज़ीद बेहतर हुए हैं। और तुर्की भी बिल्कुल वही लाइन ले रहा है सऊदी वाली। उनके भी अमेरिका और ये जो रशिया का फड्डा है ना, वो भी इसमें बीच की लाइन ले रहे हैं, बल्कि तुर्की तो मीडिएट भी करवा रहा है यूक्रेन वाले मामले में। अब ऐसे में तुर्की का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है डेली सबा, ये कह रहा है कि यूएस प्लान्स टू एड 3,500 मोर मिलिटेंट्स टू YPG PKK इन सीरिया। अब ये YPG PKK क्या चीज़ है भाई? ये कौन सा, ये कार्टून नेटवर्क है या किसी फिल्म का नाम है? ये क्या है YPG PKK? देखिए, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है BLA नाम का, जिसके बारे में मैंने आपको 1-2 दिन पहले बताया भी था ब्रॉडर व्यू में। BLA जो है ये पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान को अलग मुल्क बनाना चाहता है ज़बान की बुनियाद पे, और ये चाइना के भी ख़िलाफ़ ग्रुप है। और ये ग्रुप ये भी नहीं चाहता कि यहाँ पे पाकिस्तान में BRI हो, चाइना का CPEC हो, यानी ये BRI के ही ख़िलाफ़ हैं एक तरह से, यूँ समझे। वो फ्लैगशिप प्रोग्राम चाइना का, जिसकी वजह से वो अगला सुपर पावर बनने की अटैम्प्ट्स कर रहे हैं। अच्छा, ये जो BLA है ना, इसके लिए कई पाकिस्तानी सिक्योरिटी एनालिस्ट मानते हैं इनकी हरकतें देख के कि इनके पीछे अमेरिका है और इंडिया भी है। बिल्कुल वैसे BLA की तरह मिडल ईस्ट के अंदर भी एक ग्रुप है PKK। ये जो PKK है ये कुर्द लोगों का ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है, और ये भी मुसलमान हैं कुर्द, यानी ये कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, लेकिन ज़बान और कल्चर इनका जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है अरबों से। ये कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, आज़ाद कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, अलग मुल्क जो है ना ज़बान और नस्ल की बुनियाद पे बनाना चाहते हैं। ये यूँ समझे कि मिडल ईस्ट का BLA का वर्जन है, यूँ समझे। जैसे पाकिस्तान में BLA है तो वहाँ पे ये PKK है मिडल ईस्ट में। वैसे मिडल ईस्ट जो है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स, शायद दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स खित्ता है। यहाँ पे इसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत यहाँ का कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर एक जगह पे जैसे रशिया और टर्की है, ये मिलके किसी ग्रुप को सपोर्ट कर रहे होंगे अगर, तो वही रशिया और टर्की मिडल ईस्ट के किसी दूसरे हिस्से में एक दूसरे के ख़िलाफ़ ग्रुपों को सपोर्ट करते हुए आपको नज़र आते हैं। इसी तरह से अमेरिका और ये जो है टर्की, ये किसी जगह पे किसी ग्रुप को साथ में आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं, तो मिडल ईस्ट के किसी और इलाके में एक दूसरे के एंटी आपको नज़र आएंगे। और इसी तरह से अगर आप देखें UAE और टर्की आपको एक जगह एक ग्रुप को सपोर्ट करते नजर आएंगे, दूसरी जगह पे यही दोनों मुल्क अलग ग्रुपों को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म के यहाँ पर इतनी मुश्किल किस्म की खिचड़ी पकी हुई है कि इसको समझना बाज़ औक़ात यूँ समझे कि दिमाग की दही हो जाती है। इस किस्म का यहाँ पे माहौल है। मिडल ईस्ट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन मैं आपको यहाँ इसकी बात बता रहा हूँ PKK की। देखें, ये जो PKK वाले अपना अलग मुल्क बनाना चाह रहे हैं ना ज़बान और नस्ल की बुनियाद पे, इसके अंदर यानी ये जो कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, इस कुर्दिस्तान के नक्शे में इराक़ भी है, कुछ उसका हिस्सा है, कुछ शाम का हिस्सा है, कुछ तुर्की का भी हिस्सा है।
तुर्की के भी कुछ इलाके हैं। तो तुर्की इनके खिलाफ है, जाहिर सी बात है, तो इनसे लड़ता रहता है। लेकिन अमेरिका पीकेके के हक में है, इनकी फेवर में है शुरू से लेके। फ़र्क ये है कि तुर्की जो है ना, ये शाम के अंदर घुस के, उनकी एयर स्पेस में घुस के पीकेके के जो ठिकाने हैं और उनके जो कैंप्स हैं उनके ऊपर हमले करता रहता है। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी है कि अगर एक बार वो घुस गया, वहाँ पे अटैक कर दिया अफ़गानिस्तान के अंदर, तो पूरे रीजन में उसके ऊपर वो तनकीद के तीर बरसाते रहते हैं कि ये देखो जाके घुस के अफ़गानिस्तान के अंदर इसने मुसलमानों के ऊपर ये हमले कर रहे हैं, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हालांकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम होती है। चंद रोज़ पहले टीटीपी के एक देहातों पे मुबैना पाकिस्तानी हमला हुआ है, उस पर बड़ी तनकीद हुई इंटरनेशनली कि यार ये पाकिस्तान क्या कर रहा है। लेकिन उसके पीछे ये लोग देख नहीं रहे होते कि पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो बहुत सारे ग्रुप्स अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए होते हैं। तो BLA के भी बड़े बड़े बेसेस अफगानिस्तान के अंदर बने हुए हैं। लेकिन तुर्की जो है ना, तुर्की वाले घुस जाते हैं सीरिया के अंदर, जहाँ भी इनको पता होता है ना कि पीकेके के अड्डे हैं, वहाँ जाके ये एयर स्ट्राइक करके आ जाते हैं। तो तुर्की का मीडिया कह रहा है कि अमेरिका मजीद 3,500 लोग पीकेके के अंदर भर्ती कर रहा है, इस तंजीम को मजीद पावरफुल बना रहा है और इनको पैसे भी दे रहा है, इनको वेपन्स भी दे रहा है। विच मीन्स ये तुर्की को थ्रेट कर रहे हैं अमेरिकन कि वी विल स्ट्राइक यू हार्ड, अगर आप मिडल ईस्ट में हमारे इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ गए तो हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे। अब वहाँ पर ये हो रहा है, $110 मिलियन के लगभग पैसा अमेरिका जो है इस एंटी रशिया एंटी टर्की ग्रुप पे लगाने वाला है और इससे जाहिर सी बात है ये बड़े ही पावरफुल हो जाएंगे। इसके अलावा सीरियन डिफेंस फोर्स जो है ना, उसको मजीद एक्टिवेट किया जा रहा है। ये भी तुर्की रूस पे हमले करते रहते हैं वहाँ पे सीरिया में। तो अमेरिका जो है, अगर आप देखें ना इन सारे सिनारियों से, तो यूँ लग रहा है कि अमेरिका मजीद सकिन हो रहा है। मिडल ईस्ट उसको जाने नहीं दे रहा, उसकी टांग पकड़ के बैठ गया मिडल ईस्ट कि आप अगर इधर आ तो गए हैं मिडल ईस्ट में, लेकिन जाने नहीं देंगे। मतलब ये सारे सिचुएशन देख के यही लग रहा है कि अमेरिका फंस गया है यहाँ पे मिडल ईस्ट के अंदर। और वो जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की उसकी कोशिश थी, बड़े सुहाने ख्वाब थे कि यहाँ से भी वाइंड अप करेंगे, अफ़गानिस्तान से भी वाइंड अप करेंगे, सब हर जगह से निकल के बस सारा फोकस रखेंगे भाई साउथ चाइना सी में, पैसिफिक रीजन में और सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया में, यहाँ पे हम बस कंटेनमेंट यहाँ पे करेंगे। वो नहीं हो रहा है, वो हो ही नहीं रहा। मतलब अब अगर उनको कंटेनमेंट ऑफ चाइना करनी है तो पूरी दुनिया के अंदर उनको एंगेज होना पड़ेगा, ये जंग कैरी ऑन करनी पड़ेगी। सिर्फ एशिया के अंदर ये लड़ाई नहीं होने जा रही, मिडल ईस्ट में बुरी तरह से सकिन हो गए, यूरोप में बुरी तरह से सकिन हो गए, यहाँ पे बुरी तरह, एशिया में बुरी तरह से सकिन हो गए। ग्लोबल स्केल पर एक जंग फैलती जा रही है, बहुत सारे इसके थिएटर्स खुल चुके हैं और अब दिन ब दिन अफसोस की बात यह कि शिद्दत आती जा रही है। इन सारे मुख्तलिफ जो थिएटर्स खुल गए हैं उनके अंदर दिन ब दिन शिद्दत आती जा रही है। सेंट्रल एशिया पे नज़र रखें। सेंट्रल एशिया बज़ाहिर आपको इस वक्त भी काम डाउन लग रहा है, लेकिन आपको याद है ये काम डाउन रीजन कैसे अचानक से कज़ाकिस्तान के अंदर वायलेंस हो गई थी, बैठे बैठे अचानक से। उससे एक हफ़्ता पहले भी कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पे सेंट्रल एशिया में कुछ होगा इतना जल्दी, लेकिन अचानक से कज़ाकिस्तान में हो गया। रिजीम चेंज करने की नाकाम अटैम्प्ट हुई थी। उसके बाद अब दोबारा कई मीडिया आउटलेट्स ये खबरें लगा रहे हैं कि अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स हैं वो मिल रहे हैं अहम शख्सियात से वहाँ पे भी। तो वहाँ पे आप नज़र रखें सेंट्रल एशिया में अगले 4-5 साल मित्रों मुकम्मल केओस, अफरा तफरी, मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा मालूम हो रहा है कि दुनिया के अंदर फैलेगा। अगले 4-5 साल, हो सकता है इससे भी कुछ ज़्यादा साल लगें, क्योंकि एक सुपर पावर अपना असर दुनिया पे बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन अटैम्प्ट कर रही है, लेकिन दूसरी सुपर पावर उसको डाउन करने के लिए, उसकी टांग पकड़ के नीचे उसको खींचने के लिए हर मुमकिन अटैम्प्ट कर रही है। चीज़ें सेटल डाउन तभी होंगी, तभी कुछ क्लियरिटी दुनिया के अंदर आएगी जब इन दोनों में से कोई एक सुपर पावर गिर जाए और दूसरी डोमिनेंट हो जाए।